नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लगातार फैलता जा रहा है और इसको लेकर जन आक्रोश भी फैलता जा रहा है। अब इसमें राजनीतिक दल भी सामने आ गए हैं और आज उत्तर प्रदेश के लार्जेस्ट अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त आंदोलन किया उत्तर प्रदेश के भीतर। और अखिलेश यादव बहुत लंबे समय के बाद अपने पार्टी दफ्तर और आवास से निकले और उन्होंने प्रदर्शन में खुद शिरकत की। अखिलेश यादव गिरफ्तार किए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश यादव पर मुकदमा हुआ है। उनको अरेस्ट करने के बाद अब से थोड़ी देर पहले उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन अखिलेश पर एक मुकदमा लखनऊ में दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शांति भंग और नियमों को तोड़ने का और महामारी एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल किसानों के इस मामले में आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया और जिसका नेतृत्व तो खुद अखिलेश यादव को कन्नौज से करना था, लेकिन देर रात कन्नौज प्रशासन ने मंजूरी को खारिज कर दिया और उनकी यात्रा के कार्यक्रम को निरस्त करने के लिए आग्रह किया। लेकिन अखिलेश यादव माने नहीं और आज वो तमाम बंधनों को तोड़कर, तमाम बैरिकेटिंग को तोड़कर निकलने की कोशिश किए। पुलिस ने उनको रोका, इस बीच वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। लखनऊ में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी नारेबाजी की और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो सड़क पर नहीं उतरती है, धरना प्रदर्शन नहीं करती, जन आंदोलनों में शिरकत नहीं करती है। तो आज इस मिथक को तोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। वो सड़क पर उतरे, आंदोलन किया, गिरफ्तारी दी। हालांकि जेल नहीं गए, लेकिन इको गार्डन में, जो लखनऊ का बंधक स्थल है, वहाँ पर तकरीबन 6 घंटे अखिलेश यादव ने गुजारे। पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली चलिए, जहाँ अभी भी दिल्ली में एंट्री करने वाले 3 बॉर्डर्स पे जो हरियाणा और पंजाब को कनेक्ट करते हैं, अब भी स्थिति बेहद ख़राब है। दिल्ली में जो यूपी बॉर्डर है उस पर भी गाज़ीपुर, जो गाज़ियाबाद का इलाका है, वहाँ पर भी किसान बड़ी तादाद में जमा हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के इस मुद्दे को लेकर सियासी दल भी अब सामने आ गए हैं और कल भारत बंद के जरिए सब अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये 12 दिन में ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है कि मीटिंग्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, खिंचती जा रही हैं और वो परिणाम विहीन हैं? ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि परिणाम नहीं निकल रहा है। मीटिंग्स होती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश की जाती है कि इस कानून से उनका लाभ क्या है, भला क्या है। लेकिन किसान न तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी रखता है, न विजुअलाइजेशन में, न ग्राफिक्स में। वो ये मांग पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून रद्द किए जाएं। किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए वो राजी नहीं है। तीनों कानून रद्द करने की मांग है। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या सिर्फ बातचीत चलेगी? इतनी सर्दी में हजारों किसान भाई खुले आसमान के नीचे तड़प रहे हैं। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। यह उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है। यह देश के लिए चिंता का विषय है। यह हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। जो हमारा अन्नदाता है वो सड़कों पर है, परेशान है, बेहाल है। सरकारों का कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी प्रकार के मसले को छोड़कर किसानों के साथ एक निर्णायक बातचीत करें। ऐसी बातचीत जो नतीजा परख हो, ऐसी बातचीत जिसमें दोनों का हल निकले, ऐसी बातचीत ताकि किसान इस पूरे कानून को लेकर खुद को दबा हुआ या वंचित महसूस ना करे। इसके लिए भारत सरकार ने पहल करनी ही पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। यह कोई उत्तर प्रदेश के लोगों जैसा आंदोलन नहीं है कि 2 दिन किया, 3 दिन किया और लौट गए, जैसा कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश में होता है। यहां आके आंदोलनों की उतनी गंभीरता नहीं होती है। लेकिन यह आंदोलन बड़ा है। यह आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन उनका है जो अन्न उपजाते हैं। यह आंदोलन उनका है जिनकी पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं और वो छोटी मोटी नहीं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यूपी के लोग तो 1 दिन 2 दिन धरना प्रदर्शन करके घर भाग आते हैं। ये घर परिवार लेकर आए हैं आंदोलन करने। 6 महीने का राशन लेकर आए हैं आंदोलन करने, क्योंकि इनको पता है कि सरकार से मांगे मनवाना आसान नहीं होता।
ये कोई उत्तर प्रदेश वालों की तरह कोई सांकेतिक प्रदर्शन करने नहीं आए, ये कानून रद्द कराने के लिए आए हैं। मीटिंग को लगातार खींच के आप टाइम बाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक किसी भी बड़ी समस्या का समाधान नहीं है। कोई प्रोपोगंडा भी इनमें काम नहीं आने वाला। शाहीन बाग का कंसेप्ट भी इनके साथ काम नहीं करने वाला है, बल्कि ये नुकसान पहुंचा रहा है सरकार और किसान के बीच के सद्भाव का। तो इसका हल क्या निकाला जाना चाहिए? देश चाहता है किसानों के साथ इंसाफ हो, नाइंसाफी ना हो। 70 साल से घाटे की खेती करने वाले हमारे किसान भाइयों को उनका हक और हुकूक मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की स्थिति पर विचार भी नहीं होना चाहिए। तो जब किसान कह रहा है कि इस कानून से उनका कोई भला नहीं होने वाला, तो सरकार उनका जबरन भला क्यों करना चाहती है? इस पर विचार हो, सरकार के पास क्या तर्क हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकशाही में, लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप ही कर सकती है। जो जनता से चुन के आए हैं वही कर सकते हैं, जो यूपीएससी से चुन के आए हैं वो नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन दो अलग अलग विषय हैं। ब्यूरोक्रेट्स के जरिए अगर हम इस आंदोलन के समाधान पर सरकारें निर्भर होती हैं तो ये एक भारी चूक कर रही हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक इसमें इंगेज नहीं होगी, वो भी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ जितनी भी वार्ताएं हुई हैं विफल हुई। सीनियर लीडरशिप इंगेज जब तक नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हम ये कहकर नहीं बच सकते कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य राज्यों के ही किसान कर रहे हैं। ये सबके लिए समस्या है, तो समाधान तो निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम बड़ी है। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर अपोजिशन ने इसका, 1-2 पार्टी को छोड़ दीजिए तो सभी ने इसका सपोर्ट किया है, भारत बंद का। तो स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। अब 9 तारीख को फिर बातचीत होनी है, लेकिन 7-7, 8-8 घंटे क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। ब्यूरोक्रेट्स कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, कोई सेक्रेटरी लेवल आता है, प्रेजेंटेशन देता है। ऐसी बेमानी बातचीत सिर्फ किसी भी आंदोलन को और भड़काती है, लोगों की नाराजगी के किसानों को भड़काती है, उनको बेचैन करती है, परेशान करती है। आइदर यस और नो। अगर केंद्र सरकार कहती है नहीं ये कानून सही है तो ओके, गो अहेड, आप अपने कानून के साथ खड़े रहिए, डेमोक्रेसी, उन्हें प्रोटेस्ट करने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं चूक हुई है, कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, तो यस, उसको एक्सेप्ट करिए। देश में इस प्रकार की जो यथास्थिति की बन गई है, इससे बचना चाहिए। कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये इस तरह की स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, और इसको किसी भी डेमोक्रेसी में इसको शुभ संकेत भी नहीं माना जाता। ये सरकार जनता ने चुनी है, जनता ही सड़क पे आई है। आप कहते हैं एक पॉकेट से आई, ओके फाइन, आप इनके साथ बात करिए ना, ये भी तो अपने ही हैं, ये भारतीय हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे किसान हैं। मैं कहता हूं 10 किसान भी बैठे हो तो आपने उनसे बात करनी है, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है। यही सरकारों का कर्तव्य होता है, और कर्तव्य हमें दायित्व से प्राप्त होता है। सरकार को भी ये बातचीत में इंगेज करना ही पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है। कोई मोनार्की नहीं है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। किसी कानून से सहमत नहीं है तो डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार कहती नहीं हमने कानून एकदम फिट बनाया है, नो, कोई अमेंडमेंट नहीं, तो यस, उनको क्लियरली बोल दीजिए ना, ये टाइम बाई क्यों हो रहा है। और अगर लगता है कि नहीं कानून में कुछ खामी है तो अमेंडमेंट करिए। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ये भरोसा दिलाया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जो कानून देश में हैं उनसे उनकी लागत की भी कीमत नहीं मिल रही है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का किसान नाराज़ है। और अगर ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है और अगर किसान नाराज़ हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिद क्यों कर रही है?
भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए। इस देश का किसान जो पैदा करता है उसी का दिया हुआ प्रधानमंत्री खाते हैं, सांसद खाते हैं, विधायक खाते हैं, मंत्री खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं। हम लोगों के ऊपर उनका कर्ज है। वो इस देश के अन्नदाता हैं, अपना खून पसीना बहा के अनाज पैदा करते हैं। तो जो लोग भी हिंदुस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो इन किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो इन किसानों को आतंकवादी कहेंगे। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या किसान आंदोलन से का कोई रास्ता निकलेगा, कोई तस्वीर उभर कर सामने आएगी, कोई बीच का समझौता होगा या फिर किसान भी अड़े रहेंगे, सरकार भी अड़ी रहेगी? ये स्थिति भाइयों बहनों डेमोक्रेसी में ठीक मानी जाती नहीं है। हमने इसी विषय पर आज एक डिबेट आमंत्रित की है कि क्या रास्ता निकल सकता है और ऐसे आंदोलनों का क्या भविष्य है। इन सब मसलों पर विस्तार से और खुलकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अमित पुरी बीजेपी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, हरनाम सिंह जाने माने किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुरी जी, भाई आप लोग क्यों अड़े हुए हैं? आज 12वां दिन है और कल भारत बंद का भी ऐलान है। ये टाइम बाई क्यों कर रहे हैं? या तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप किसानों से कह दीजिए कि हमने आपके लिए शानदार कानून बनाया है और इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बात खत्म। उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। पर इस तरह से सर्दी में किसानों को तड़पाना, हजारों लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या ये स्थिति ठीक है? क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के राइट्स का ये ठीक मामला आप मानते हैं? आप समाधान क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बात खत्म। ब्रजेश जी, आपने कह लिया। मैं अपेक्षा करूंगा कि अन्य राजनीतिक मित्र और किसान संघों के प्रतिनिधि अपनी बात जब रखेंगे तो सेकंड राउंड में चर्चा कर लूंगा, लेकिन 7-8 वाक्य जरूर कहूंगा। किसी और का संदर्भ ना लेते हुए आपका संदर्भ लेता हूं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुखर आवाज है और आपके साथ ये 6ठी या 7वीं डिबेट इस मुद्दे पे है। आपने लास्ट डिबेट जब आपके साथ बैठा था तो आपने कहा था बातचीत नहीं हो रही, बातचीत होगी कि नहीं। मैंने तब भी आशान्वित होकर कहा था अगले दिन ही बातचीत होगी और आप स्मरण कीजिएगा अगले दिन से बात शुरू हुई। आपने कहा कि एमएसपी पे लिख के क्यों नहीं दे देते हो भैया, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना देते हो भैया। बाकी सारी बातें प्रधानमंत्री का क्या, फाइनेंस बिल, ये सब चर्चा जो आप करते हो टेलीविजन चैनल पे, ये ना करो। मैं किसी और को नहीं कोट करता, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हरिंदर सिंह लखोवाल जी ने कहा, वार्ता असफल रही या सफल रही, उन्होंने कहा सरकार एमएसपी पे लिख के देने को तैयार है, कानून बनाने के लिए तैयार है, बिजली और पराली जैसे मुद्दों पर वापस लेने के लिए तैयार है। तो बात में समय बाई नहीं हो रहा, बात आगे बढ़ रही है, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। और मेरा यह दृष्टिकोण मैं बीजेपी या एनडीए के हवाले से नहीं कह रहा, सिंधु बॉर्डर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी के हवाले से उद्धृत कर रहा हूं। नंबर 1, तो सरकार ओपन माइंडेड है, सरकार इसके अंदर कहीं पीछे जाने को तैयार नहीं है। जहां तक भारत बंद का सवाल है, असहमति आंदोलन करना अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, अभी पिछले साल अप्रैल के महीने में SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा, इसको लेकर भारत बंद किया गया, वितंडावाद किया गया और देश ने देखा कि कहीं पर SC/ST एक्ट एबॉलिश नहीं हुआ। यह वैसी ही मृगमरीचिका है जैसे सोने का हिरण नहीं होता। यह प्रभु श्री राम भी जानते थे और जगत जननी मां सीता भी जानती थी, लेकिन राम आखेट करने के लिए सोने के हिरण के पीछे गए। वह एक काल्पनिक आवरणीय व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद भी गए। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए लोगों के साथ तैयार। क्या आप एमएसपी की गारंटी देने को तैयार हैं? ये तो मैं नहीं कह रहा, लखोवाल जी ने खुद कह दिया कि सरकार ने मानता हूं। क्या भारत सरकार के ऊपर कानून बनाने के लिए भी बात है कि आप एमएसपी देने को तैयार हैं? एमएसपी खटी कहां भाई साहब? और सुन लीजिए, डोंट चेंज योर स्टेटमेंट, डोंट चेंज योर स्टैंड। नहीं, बिल्कुल आप मुझे केवल ये बताएं, क्या भारत सरकार एमएसपी की रिटर्न गारंटी के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल। किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कह दिया कि सरकार मैं नहीं समझता किसान संघ के। आप बताओ एज इंडियन गवर्नमेंट का क्या ये स्वीकारने की स्थिति में है? और मैं इसलिए कह रहा हूं, अब तक कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। मैं कह रहा हूं, 1 मिनट सुन ले। जो मित्र ये कह रहे हैं कि इस किसान बिल पे हल्ला मचा रहे हैं, उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो ये बना है 2020 का, फार्मर सर्विसेज एक्ट का,
इसके रेफरेंस पॉइंट 5 के अंदर खुद एमएसपी की गारंटी है। जिसको पढ़ना हो पढ़ ले, आप कहें तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं, बाकी कोई मित्र अपना नंबर जारी कर दे, उनको भेज दूं। लिखा है एमएसपी की गारंटी। इसके बाद भी सरकार ने कहा कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है, कोई हमारा वन अपमैनशिप नहीं है, हम वार्ता के लिए तैयार है और आगे बढ़ के जिस प्रकार से हमने तो एमएसपी इन कानूनों के बाद भी घोषित की, इसके आगे भी गारंटी चाहते हैं। कानून रद्द करेंगे आप या नहीं करेंगे? हैं? ये कानून रद्द करेंगे नहीं करेंगे? कानून रद्द होने का सवाल संसद करती है, कानून रद्द नहीं होने वाले। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा अगला सवाल, तीनों कानून रहेंगे। अगला सवाल, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं? एक संदर्भ, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि देश के किसान हैं और हिंदुस्तानी हैं, इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी करने का। और जब बुरारी ग्राउंड बुलाया था तो कोई ये नहीं था कि जूही सिंह समाजवादी पार्टी, कहा था थैंक यू। हाँ, समाजवादी पार्टी पे आइए। थैंक यू। एक मिनट, एक बात और कह लूं आपसे, अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करिए। 10 सेकंड के अंदर। आज समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा भारी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। उनको स्मरण, बड़ा भारी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। आर यू एक्सेप्टिंग? हाँ, ओके, सुन तो ले। अरे भाई, किसी की कोशिश को कमतर करके क्यों आंका जाए? नो, मैं तो केवल आपकी शब्द पकड़ रहा हूं। मैं बिल्कुल अपने शब्दों के प्रति गंभीर हूं। स्मरण कर लेते कि श्री मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, एग्रीकल्चरल स्टैंडिंग कमेटी की लेटेस्ट मीटिंग के अंदर जो रिकमेंडेशन संसदीय प्रत्यावेदन रखा गया है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, उनमें उन्होंने खुद कहा कि ये मंडियां काले बाजारियों का अड्डा बन गई है, इन्हें खत्म कर देना। ओके, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। जूही जी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। 12 दिन हो गए, इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है, परिस्थितियां और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, टाइम बाई किया जा रहा है और अब हालात भी बिगड़ रहे हैं। कल भारत बंद का भी ऐलान है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कोई रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? क्या सरकार कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही है या दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं? ब्रिजेश जी, जब से ये 3 कृषि कानून अध्यादेश के रूप में आए, इनका विरोध हो रहा है क्योंकि विश्वास का संकट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हटेगा, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मैंने खुद में अपना धान 800 रुपए में बेचा है, क्रय केंद्र नहीं खुल रहे हैं। आप अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो निरंतर बढ़ रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान आप देखें तो 2017-18 के पेराई सत्र का 200 करोड़ बाकी है, 2018-19 का 500 करोड़ के करीब बाकी है, 2019-20 का 12,000 करोड़ बाकी है। कैसे सरकार पे विश्वास करें? दूसरी बात ये, सरकार बार बार कहती है कि हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, हमने तो उसमें लिख दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। तो किसान किस चीज पे बातचीत करे? किसान की आय आपने कहा कि आप दोगुनी कर देंगे, फिर आपने कहा कि वो हो गई दोगुनी। किसान से पूछिए ना, किसान पर ये गतिरोध जूही जी बढ़ता जा रहा है। आपने रबी की इस गतिरोध का कोई समाधान है? ब्रिजेश जी, अगर सरकार किसानों से बात नहीं करेगी, उनकी कठिनाइयों को नहीं समझेगी और संशोधन नहीं करेगी तो गतिरोध बढ़ता जाएगा। हमारी कोशिश के ऊपर जरूर मस्खरापन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन कोशिश सरकार को ये मानना पड़ेगा। सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। ओके, गो अहेड, क्यों जल्ला जाते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरा सा निकल गए तो आपने उनको हिरासत में ले लिया। गो अहेड मैम, गो अहेड। अच्छा, जरा सा डर जाते हैं सरकार से? सरकार में है। ओके, डरिए मत, डरिए। दूसरा ये कि जब किसान आंदोलन कर रहा है, किसान अपनी बात कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी उसका फायदा क्यों उठाना चाहती है और आप इस आंदोलन को भड़का क्यों रहे हैं? ब्रिजेश जी, एक आलू मंडी थी कन्नौज में जो हम बार बार कह रहे थे कि पूरी कर दें, जिससे कि किसानों को वहां फायदा हो, वो आधी अधूरी पड़ी हुई है। वहां से हमने आज एक पदयात्रा अनाउंस की थी जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने वाले थे। अगर सरकार को इतनी डर नहीं थी तो वहां जाने में देने में हर्जा क्या था? क्यों उसको छावनी में तब्दील कर दिया? उनके घर को क्यों हिरासत में ले लिया? भाई, कोविड काल चल रहा है, कोरोना का वक्त चल रहा है, किसी किसान के मन और ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, तो इस कारण रद्द कर दिया कि आपको बुरा मानने की क्या जरूरत है? हम बुरा मान कहाँ रहे हैं? हम तो अपनी आवाज उठा रहे क्यों हैं। सड़क पे उतरे अखिलेश यादव? लोगों का चलना फिरना आज लखनऊ में दूभर हो गया। इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने कर दिया। आज किसानों की आड़ में समाजवादी पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है। किसानों की आड़ में आप लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ब्रिजेश जी, हम तो किसान हैं, इसलिए हम अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी रोटी चढ़ा रहे हैं। हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए।
मैंने किसानी की है, मैं एसोचैम की अखिलेश यादव के खिलाफ FIR लखनऊ में दर्ज हो गई है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? हम मुकदमे से नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डर लगता है। डर वो रहे हैं जो FIR कर रहे हैं, डर योगी आदित्यनाथ रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनकर ये नहीं बता पा रहे हैं कि 7 से 8% तो केवल खरीद हुई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, क्यों नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हुई। आप उत्तर प्रदेश में कौन सी योजनाएं ला रहे हैं, कौन सी ई-नाम मंडी काम कर रही है, कौन सा FPO आपने बनाया? तो फाइनली आप लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार हैं, डायरेक्ट कन्फेडरेशन के लिए आप तैयार हैं उत्तर प्रदेश में? हम सरकार बनाएंगे 2022 में और किसानों के साथ खड़े होंगे, किसानों के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, सरकार बनाने की सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए, अमितपुरी जी के मित्र सुरेंद्र राजपूत के स्क्रीन पे लाया जाए। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र जी मैं जानना चाहता हूं कि इस संकट का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? भाई मिल बैठकर हमें एक समस्या का समाधान निकालना है, 12 दिन हो गए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। कल भारत बंद का भी ऐलान हो गया, आज तो खैर समाजवादी पार्टी भी ने भी बड़ा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अमित पुरी जी कह रहे हैं, बड़ा भारी प्रदर्शन। ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने चेहरे हैं इनके दशानंद की तरीके से कि हम क्या बताएं, पूरी संस्कृति की बात करते हैं, सोच रंगी होने की। पूरी जी दिस इज नॉट। आप इस चीज को देखिए, आप इस चीज को देखिए कि एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी की अगर लिखित गारंटी ये देने के लिए तैयार थे तो आंदोलन ही कहां था। आप कह रहे हैं कि 5वें नंबर पर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल अलग है, बाकी चीजों के बिल अलग हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो दिक्कत ही दूसरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आपको हम ये कह रहे हैं कि साहब ये एसडीएम कौन होता है, आप अदालत क्यों नहीं जाने देना चाहते? आप समझिए, तो आप कहते हैं आर्टिकल 226 में कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है। अरे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 2.5 एकड़ और 1.5 एकड़ का किसान हाई कोर्ट जा पाएगा? एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए कि मंडियों को आप खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मंडियों से 7% टैक्स और प्राइवेट प्लेयर से 1 रुपया भी टैक्स नहीं, तो मंडियां तो लेवल प्लेइंग नहीं होगी तो मंडियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, और वो टैक्स क्रेता से लिया जाता है, किसान से नहीं। जवाब तैयार रखना। तीसरी बात जी, बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जितना धान और जितना गेहूं है पैदा हुआ है उसका 5 से 10% आपने खरीदा है, और बाकी गेहूं और बाकी धान कौन खरीद रहा है? आज भी तो व्यापारी ही खरीद रहे हैं, और किस रेट में खरीद रहे हैं वो अभी जूही जी ने बता दिया आप लोग। और तीसरी बात, एमएसपी की रिटर्न गारंटी। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने, जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे 2011 में, उन्होंने स्वयं रिकमेंड की थी। अपनी बात को क्यों क्या नाम खा रहे हैं वो, अपने पैर को अपने मुंह में क्यों दे रहे हैं वो? ऑलराइट, ओके। आप समझिए इन सब चीजों को, और इसके बाद तो क्या ये गतिरोध जानबूझकर है? ये गतिरोध दूर नहीं होगा? ट्रस्ट नहीं, सरकार टाइम बाई कर रही है। नहीं, गतिरोध तो 3 चीजों में दूर हो जाएगा। आपने एक बहुत बड़ी बात महत्वपूर्ण कही, प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में जाके बैठ जाएं, खुले मन से कहें कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो मैं समझा दूंगा और नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा। आज तक प्रधानमंत्री की बात को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी किसान को समझाने में लगी। थैंक यू। किसान क्या चाहता है वो समझना ही नहीं चाहती। ओके, वैभव महेश्वरी। किसान तो दो लाइनों में समझ जाएगा, किसान तो देवता है। ऑलराइट, थैंक यू सुरेंद्र जी। वैभव, क्या बात है कि कोई समाधान नहीं निकल रहा है? मैं देख रहा हूं कि गतिरोध बढ़ता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। ये भी इनको, इस आंदोलन को भी बदनाम करने की साजिश की गई, इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, या फिर कहा गया कि सिर्फ पंजाबियों को समस्या है। समस्या तो किसानों को है। ये समस्या को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? क्योंकि अब तो बात बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी बातचीत की तरफ, कोई सकारात्मक दिशा की तरफ कोई बातचीत बढ़ी भी है। ब्रजेश जी, 6 साल से इस पार्टी ने देश में बड़ी रौनक लगाई हुई है। छात्र सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे हैं, कर्मचारी सड़कों पे हैं, व्यापारी सड़कों पे हैं, और सबकी आय इतनी ज़्यादा दोगुनी कर दी है कि लोग खुशी के मारे सड़कों पे, ऐसा लग रहा है। मतलब संवेदनहीनता की हद है, संवेदनहीनता की हद है
किसान क्या कह रहा है, मैं जो उगाता हूं उसका मुझे सही प्राइस दे दो। इसमें कितना बड़ा कंफ्यूजन है, कितने क्लॉज पढ़ने की जरूरत है, कितनी मीटिंग्स करने की जरूरत है, और कितना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है, और कितना ज्यादा इसको खालिस्तान और आतंकवाद जैसी चीजों से जोड़ने की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इतना भी अपने किसानों को हैंडल नहीं कर सकती, सिवाय उनकी एक छोटी सी मांग को कि हमें हमारी फसल का सही प्राइस दे दो। अब कोरोना का बहाना बनाते हैं आंदोलन को दबाने के लिए, आप खालिस्तान ले आते हैं, कहीं पाकिस्तान ले आते हैं, कहीं आंतरिक सुरक्षा ले आते हैं। आप इतने कमजोर हैं कि आपको हर चीज में अपने ही किसानों को जुटने में विदेशी ताकतों का, अपने ही छात्रों को जुटने में, हाथरस में एक आपको याद होगा आप ही के यहाँ डिबेट होती थी, हाथरस में ही एक कांड हुआ, इतना विभत्स कांड हुआ, उसमें विदेशी फंडिंग लेके आ गए। यानी किसी भी तरह मुद्दों को भटकाना है। इसमें भी टोरंटो से कुछ फंडिंग की जांच हो रही है, हर जगह से फंडिंग, मतलब आप ये देखना पड़ेगा कि इनके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन होता है तो पैसे बाहर से आते हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा कि इनको इतनी जल्दी सूचना कैसे मिल जाती है। हाँ। मैं छोटेपन से देख रहा हूं, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। 6 साल से मोदी जी की कृपा के बाद चाइना भी हमारा दुश्मन हो गया, और तीसरा दुश्मन अगर कोई यहाँ की पब्लिक का है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये समाधान इस तरह नहीं निकलेगा, इसमें ईगो प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री जी को अपने उद्योगपति दोस्तों को 150 आप रुपए उस आंदोलन में खाद पानी क्यों दे रहे हैं? आज मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां गए और सिंधु बॉर्डर गए थे। आप क्यों खाद पानी दे रहे हो? आप इस आंदोलन को भड़का क्यों रहे हो? खाद और पानी देने से ही फसल जो है वो पकती है और थाली में रोटी आती है, उनका सम्मान करना चाहिए। आपको क्या मजा आता है अराजकता फैलाने में? अरे समाधान निकालिए। हमें मजा आता है लोगों की मांगों का समर्थन करने में, वाजिब मांगों का समर्थन करने में। जनता ने इसीलिए हमें भेजा है, और जनता ने जिसलिए भेजा है, ये एक शासक का कर्तव्य है कि अगर किसी ने, ऊपर वाले ने अगर आपको कम दिया है तो सरकार उसको ज्यादा दे। सरकारों, किसानों को पहले से ही बहुत परेशानी है, किसानों को पहले से ही 70 साल से अपनी कीमतों का सही नहीं मिल रहा है। हरनाम सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए, भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं और इस पूरे पैनल पे सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी वही हैं। हरनाम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए 5-6 राउंड, पता नहीं अब तो हम लोग भी भूल गए कितने राउंड की मीटिंग हो चुकी है, कितनी भी बातचीत के बाद भी अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। डेडलॉक के हालात हैं, स्थितियां अभी भी सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ती हुई कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दे रही हैं, पूरी जी को दिखाई दे रही होंगी। इस समस्या का एक कोई समाधान निकलेगा अथवा फिर ये आंदोलन अनिश्चित काल रहेगा? देखिए ब्रजेश जी, पिछले 10 दिन से मैं आपसे करीब 700 किलोमीटर दूरी पे पड़ा हूं, और सरकार को बार बार देश का किसान एक ही बात आग्रह कर रहा है कि भाई जो कानून हमारे भविष्य के लिए आपने बनाया है, इस कानून में किसान का हित नहीं है, इसमें एमएसपी गारंटी कानून एक चौथा कानून बना दो कि कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी जो एमएसपी भारत सरकार घोषित करेगी, स्टेट गवर्नमेंटों की जिम्मेवारी होगी, उस एमएसपी के नीचे अगर खरीदारी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एमएसपी पर भारत सरकार से उस अध्यादेश में किसान एक ही मांग कर रहा है। दूसरा, जो भंडारण के लिए इन्होंने फ्री छूट कर दिया है, उसमें संशोधन, कुछ चीजें हम ड्राफ्ट बना के देंगे, कुछ सरकार की चीजें होंगी, उसको मिल बैठ के बात की जा सकती है। आप अमेंडमेंट चाहते हैं हरनाम सिंह, या फिर तीनों कानून रद्द करवाना चाहते हैं? नहीं, एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, और बाकी अगर 2 पे किसानों के अहित में जो शब्द होंगे उसमें मिल बैठ के अगर सरकार चाहे तो रास्ता खोजा जा सकता है। लेकिन सरकार ये कह दे कि नहीं एमएसपी नहीं, जैसे पूरी साहब कह रहे हैं। अब तक की 6-7 मीटिंग जो हुई हैं, सरकार का क्या रुख है इन मीटिंग्स में? आप लोग तो हर मीटिंग में जाते हो, सरकार का रुख क्या है? आपको समझाया जाता है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर से कुछ समझ में आता है आप लोगों को? नहीं, दरअसल सरकार, ब्रजेश जी, ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने नहीं तैयार किया, ना नेताओं ने तैयार किया। सरकार का ये ड्राफ्ट तैयार किया है व्यापारियों ने। तो तमाम जो हमारे कृषि मंत्री हो, चाहे कृषि से, उनको सारी बातों की जानकारी ही नहीं है इस बिल की। ये अभी ऐसे हवा में उड़ रहा है, ये अभी लंबा चलेगा ब्रजेश जी।
और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये बयाना गलत ले लिया। आपको लगता है ये कि जो बातचीत से पूरी- कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये बेनतीजा बैठकें सिर्फ वक्त की बर्बादी है? नहीं, रास्ता तो निकलेगा, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकलेगा। ये अमित पुरी जी और मोदी जी के और गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी के कहने से नहीं हो जाएगा कि हमने ये ड्राफ्ट बनाया है, ये कानून बनाया अच्छा, नहीं है, बदलेंगे इसको हम कानून, वापस क्या कर लेंगे। लोगे? हाँ? नहीं बदलेंगे कानून, क्या कर लोगे? ब्रजेश जी, कई बार पिछले दिनों पराली पे भी आपने कहा था क्या कर लोगे, हो रहा ना। ये बताएं खालिस्तानी, ये बताएं पाकिस्तानी, ये बताएं कि विदेश से फंडिंग हो रही। अरे मैं किसान हूं और मैं लखनऊ से अभी 10 तारीख को पूर्वांचल के सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर चलेंगे। ये कहां कहां पुलिस लगाएंगे, आप लोग को कितने विदेश से लोगों को फांसी चढ़ाएंगे। आप लोग को विदेश से ये पैसा मिल रहा है आंदोलन करने के लिए? हाँ? आपको विदेश से पैसा मिल रहा है आंदोलन करने के लिए? विदेश से? हाँ। मैं ब्रजेश जी, मैं तो किसी विदेशी को जानता भी नहीं, हमको कौन पैसे देगा? अच्छा, हमारे अनाज का तो सरकार रेट नहीं दे पा रही, हमको कौन विदेशी देगा? हम तो एमएसपी जो चीज दे रहे हैं उसका सिर्फ मूल्य मांग रहे। अच्छा ब्रजेश जी, आप एक बात बताओ, हाँ, देश के तमाम लोग सुन रहे होंगे, हम कहते हैं कि 1967 में जब सरकार ने ये सरकारी फसल की खरीदारी की शुरू की, तो बीच में ऐसा तो नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो अगर इनको इतना था कि ये बहुत कांग्रेस ने खराब ड्राफ्ट बना दिया पूर्ववर्ती सरकारों ने, इस कानून को हम ही बनाएंगे तभी देश का किसान खुशहाल होगा। जी, तो ये जब अटल जी की सरकार आई थी, देखो कंप्लीट हुआ करें जी। क्या कि ये जो सारा खेल चल रहा है, देखो, ये जो ज्यादा आंदोलन चीजें- करोगे FIR होगी, जेल जाओगे। आज अखिलेश यादव पर FIR हुई। अरे मैं आपको बता दूं, कितने लोगों को जेल भेजेंगे, कितने, ये सरकार को कहीं न कहीं अभी समझ में आ जाना चाहिए। ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन ये थमने वाला नहीं है। बीरेंद्र जी आ गए हैं, इसको बीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेंद्र जी, इस समस्या का समाधान, और ब्रजेश जी मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ कह लें, कह लें। एक मेरे पास इनकी ये पुस्तक है, सुशासन के 3 वर्ष, ठीक है, ओके, ये इनकी पुस्तक है और मोदी जी कह रहे हैं भारत सरकार के, भारत के नए निर्माण की ये इन्होंने कई अरबों खरबों रुपए लगा के इन्होंने बांट दिया है। अमित पुरी जी देख लेना, चाहिएगा तो मैं आपकी पुस्तक को आपके पास भेज दूंगा जी, कंप्लीट करें ना, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि किसान की आमदनी दूनी करेंगे, किसान की आमदनी दूनी करने का भी इसमें योगी जी का फोटो लगा के ये इन्होंने कहा है किसान की आमदनी दूनी करेंगे जी। हम इनसे जानना चाहते हैं, ये देखो, खेतों में हरियाली, किसानों की खुशहाली, अरबों खरबों रुपए लगा के इन्होंने बांट दिए। भाई हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि भैया 1 क्विंटल अगर धान दे रहे हैं तो 1868 रुपए शर्म खा के दिला दो, और कुछ नहीं मांग रहे। हम ना आपसे कर्ज माफी मांग रहे, ना कह रहे बिजली की दरें ना बढ़ाओ, ना आपसे बिल्कुल कह ठीक रहे बात कि है, डीजल ना वैभव बढ़ाओ। भी यही बात कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई हाँ, बीरेंद्र जी, आप बताइए कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं? 12 दिन हो गए, कल भारत बंद भी है, आज समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, कोई इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, जब बीजेपी, जब आप कुछ देना, ओके हरनाम जी, थैंक यू। यस बीरेंद्र जी, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसको जनता का हर दुख दर्द बहुत बड़ा लगता था, तब वही इन्हीं मुद्दों पर कहती थी कि गन्ना का जो रेट है वो 425 रुपया कुंतल करो। बीजेपी विपक्ष में रह के मांग करती थी, बिजली बिल बढ़ाने पर ये आंदोलन करते थे, लाठियां चलती थी, और आज अपनी सरकार में 4 साल में 5 रुपया भी नहीं बढ़ाए। भुगतान की बात तो और है। अच्छा, दूसरी बात, आज बीजेपी कह रही है टेलीविजन पर कि साहब बहुत बड़ा आंदोलन करने का इन्होंने कोशिश की, बड़ी उदारता के साथ, और सड़क पे लाठियों से पिटवाया। तो टीवी पर
उदारता और सड़क पे कठोरता। तो पहले तो ये था कि मुलायम सिंह के लिए कहा जाता था कि नाम मुलायम काम कठोर, और बीजेपी ने वो हथकंडा अपना लिया। अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के जनता को और जनमानस को ये दर्शाया कि अभी विपक्ष जिंदा है और वो सड़कों पर उतरेंगे, उत्तर प्रदेश में इनको चुनौती देंगे। विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को काशी में यानी कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हरा दिया है दोनों सीटों पर, और गोरखपुर में तो ये लड़ा ही नहीं पाए थे। तो ये बीजेपी राजनीतिक रूप से ये देखा कि अब उसके सामने एक बड़ी टक्कर मौजूद है। अब राजनीति में वक्त आ गया है चुनाव का, अब उस पर उनको संघर्ष करना होगा। तो अखिलेश यादव के प्रदर्शन से आज संदेश क्या गया? उन पर तो मैंने सुना कोई FIR भी हो गई है। राजनीति में FIR आभूषण है, और अगर ये मिलती है तो ये तमगा समझना चाहिए। ये आभूषण सुरेंद्र राजपूत भी तो पहने। नहीं, वक्त आएगा तो पहने। लल्लू तो रोज ही पहनते हैं इनके यहाँ। अरे हम तो पहने हुए हैं सर, कहाँ नहीं पहने। वो तो आभूषण से लदे हुए हैं लल्लू। अच्छा, आज अखिलेश यादव ने क्या कहा कि भाई वो मंडी जाकर एक यात्रा शुरू करेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टियों को अपना आंदोलन करने का, जनता के सामने बात रखने का अधिकार है, और है तो उन्हें रोका क्यों गया? कहते हैं कोरोना काल है, ज्यादा भीड़ जुटेगी तो रोग फैल जाएगा। और बीजेपी मीटिंग करे विधान परिषद के चुनाव में तो रोग नहीं फैलता है, तब प्रसाद बन रहा था वहां, और यहाँ पर रोग फैल जाता। ये सब चीजें ऐसी हैं कि विपक्ष को दबा दो, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने दिखाया कि वो दबने वाली नहीं है। एक तरफ देश का किसान है जो 12 दिनों से, 12 रातों से इस ठंडी में, दिसंबर की रातों में, जाड़े में खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में है, और वो कानून के लिए संघर्ष कर रहा है, MSP के लिए संघर्ष कर रहा है। यही बीजेपी किसान को भगवान कहती थी, आज उसके भगवान खुले आसमान के नीचे हैं। वो कितना दर्द सह रहे हैं, लेकिन आज चूंकि बीजेपी सत्ता में बैठ गई है, इसलिए उसे भगवान के पर ये कार्यकर्ता को भी देवतुल्य कहते हैं वीरेन जी, आप याद रखो इस बात। हाँ, और यही लोग बताते थे रामलला देवतुल्य और ये ठाट। भाई पूरी जी बोल लेने दो उनको। हाँ, नहीं बोलने दे रहे हैं। ये कार्यकर्ता को देवतुल्य बनाते हैं उल्लू बनाने के लिए, खाली बात से खाली। कार्यकर्ता हर पार्टी के लिए देवतुल्य है, लेकिन जब उसका काम हो, उसका सम्मान हो, और कार्यकर्ता भी तो किसान है, वो भी तो किसान का बेटा है, उसका धान भी तो खरीदा जाना चाहिए, उसको भी तो बाल बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की शादी करनी है, घर परिवार चलाना है, खेती बाड़ी करनी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब इस देश में आज किसानों के ऊपर क्या है, पानी की बौछार डाली जा रही, नहीं जाड़े में वो डरा रहे हैं उन्हें पानी की बौछार से, जो कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धार से। तो किसान डरने वाला नहीं है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के आंदोलन ने यह मैसेज दिया कि दुनिया में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाया करती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तो सड़क पर उतरना पड़ेगा अगर सत्ता में संघर्ष करना है। लेकिन समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि यहाँ जंगल के जंगल कट रहे हैं, लेकिन जो पेड़ हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो कुल्हाड़ी पेड़ों को काट रही है जंगलों के, उसमें जो हत्था लगा है वो हमारी बिरादरी का है, वोट दिए जाओ, ठीक है। जंगल कट रहे कोई बात नहीं जी, कंप्लीट करें वीरेन जी। देखिए पुरी जी काफी देर से बेचैन हो रहे हैं। किसानों की आराम से पुरी जी आज उदारवादी मूड में हैं और पूरी विपक्ष को छूट दे रहे हैं टेलीविजन पर खाली। और किसानों की हालत देखकर जो गुस्से से फूल जाते हैं और विधायक मंत्री बनने के बाद वही किसानों को भूल जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि सरकार जब जब किसानों को सताती है तब तब जनता ऐसी सरकारों को हटाती आई है। ब्रजेश जी, एक बार पाकिस्तान में अयूब, डॉक्टर अयूब वहां पर
प्रधानमंत्री थे और ऐसा ही एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो एक साहित्यकार ने वहाँ लिखा था, जो कुछ उद्योग घरानों को, कुछ बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उस पर एक साहित्यकार ने लिखा था, पूंजीवाद को बहुत बड़ी हिमायती के रूप में उभरे डॉक्टर अयूब के लिए, अयूब खान। सुनिएगा कि 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नासाद, और सद्र अयूब जिंदाबाद। आज भी हम पर जारी है और काली सदियों की बेदाद, सद्र अयूब जिंदाबाद। और 20 रुपया मन है आटा, इस पर भी है सन्नाटा, और गौहर सहगल आदम जी और मुल्क के दुश्मन कहलाते हैं, और बने फिरते हैं टाटा बिरला टाटा, और सद्र अयूब जिंदाबाद। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अमित पुरी जी, सरकार क्यों अड़ी हुई है? मुझे लगता है कि अगर किसानों को उनका भला नहीं चाहिए तो आप उनको उनका भला जबरदस्ती देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और बिल्कुल ठीक बात कही हरनाम सिंह ने कि आप उनमें संशोधन करिए। तो आप संशोधन करने में आपको क्या बुराई है, क्या कमी लग रही है? इस मसले को खींचा क्यों जा रहा है? मुझे लगता है मैंने पहले भाग के अंदर काफ़ी उत्तर इस संदर्भ में दिए। आदरणीय पुष्पेंद्र जी नहीं थे, लेकिन रिवाइंड करेंगे तो डिबेट में आ जाएंगे वो उत्तर भी। लेकिन अभी हमारे सामने दिल्ली की पराली के मसले को आवाज़ देने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। अरे एमएसपी की बात, अरे आ रहे सारे मुद्दे पे आ रहे। मैं हरनाम जी बोला नहीं, सुन लीजिए। नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? बड़ी किताबुआ दिखा रहे थे, अब सुन लीजिएगा। अरे बड़ी किताबुआ दिखा रहे थे, जरा सुन लीजिएगा। जिस पंजाब ने अभी लागू नहीं किया वहां से आंदोलन शुरू हो गया, और 23 नवंबर 2020 को दिल्ली की सरकार ने इन तीनों कानूनों को नोटिफाई कर दिया। इन तीनों कानूनों को केजरीवाल की सरकार ने नोटिफाई किया। टेलीविजन में विरोध और नोटिफाई करेंगे बजट नोटिफिकेशन से। ये दोहरी बातें और गाल बजाना ये बंद कर दे। ये दोहरी बातें और गाल बजाना बंद कर दे। आप इस तरह से हरनाम सिंह को डांटो मत। आप आपके प्रतिनिधि बैठे हैं, वो बताएंगे। किसानों के हर मसले पर सिर माथे एमएसपी के मुद्दे पर सिंधु बॉर्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के प्रतिनिधि का सरकार तैयार है, लेकिन हम इसके आगे बात करना चाहते हैं। सरकार भी आगे बात करने को तैयार है, सरकार उसमें पीछे हटने को तैयार नहीं। बनाओगे नहीं बनाओगे? एमएसपी के कानून के ऊपर तो आपके खुद प्रतिनिधि लोकोवाल जी ने कह दिया सरकार तैयार है, एमएसपी पे लिख कर देने को तैयार है, कानून बनाने को तैयार है। लिख के दे दो। अरे ये तो आपके प्रतिनिधियों ने कहा, लोकोवाल जी को मानते हो कि नहीं मानते? अरे लोकोवाल जी को मानते हो कि नहीं? एमएसपी कानून, एमएसपी के ऊपर विषय साफ हो चुका है। बिजली और पराली पे विषय साफ हो चुका है। बिजली पराली का कोई विषय नहीं, इसके ऊपर कोई प्रतिरोध नहीं है। आप चीजों को जानते हो, लेकिन जबरदस्ती उसके ऊपर बहस करने पे आप जबरदस्ती नहीं। और ये जो यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हैं ना, ये जो हाथ पानी दे रहे हैं फसल कीटनाशक के लिए, ये लिख कर आए थे कांग्रेस आएगी तो मंडियों को अबॉलिश करेगी। ओके अबॉलिश करेगी, ये कांग्रेस ने कहा। ओके जो गन्ना किसानों की बात समाजवादी कर रहे थे, थैंक यू सरकार में बकाया को लेकर 18 थैंक यू जूही सिंह को लाया जाए डिबेट में। थैंक यू जूही सिंह जी। हाँ, इतने लोगों ने बात रखी है। ओके हरनाम सिंह एक सेकंड रुक जाओ। हरनाम सिंह एक सेकंड रुको। हरनाम सिंह एक सेकंड रुक जाओ। के लिए चांस दीजिए। हाँ बोलिए, देने के लिए कंप्लीट करिए। ये जो गन्ना किसानों की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि, अरे सुनो भाई, सुशासन का आपका मसला नहीं है, ये राजनीतिक जो लोगों का मसला, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। किसानों के साथ वार्ता चल रही है, वो रास्ते निकलेंगे। गन्ना किसानों की रिकवरी के लिए इनके यहाँ बैठ करके 18 अरे भाई क्या हो गया? किए गए थे। एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए। हाँ, मैं सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ। सम्मान के साथ कर रहा हूँ। सम्मान। और सुन लीजिए, 27 दिसंबर को ये पैन कर रहा हूँ, अजय माकन और राहुल गांधी, ये फोटो को सम्मान दो। 27 दिसंबर को एपीएमसी खत्म करने का वादा 2013 में कर रहे थे। दिल्ली की सरकार ने नोटिफाई कर दिए, टेलीविजन में विरोध और वहां पर नोटिफाई करेंगे।
पैन कार्ड लगेगा खरीदने वाले पे। ओके जूही सिंह को लाया जाए। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जूही सिंह जी, भाई समाधान का रास्ता कौन निकालेगा? डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो हमें रास्ता निकालना होगा। जूही सिंह जी गो अहेड। हमको पता है जन्नत की देखो लड़ो मत, आवाज बंद कर दूंगा। हमको पता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, बात कहेंगे सिर्फ शांत हो जाओ। पूरी सरकार सुन रही है, पूरी सरकार सुन रही है किसानों की बातें। ओके हरनाम सिंह वर्मा को फांसी चढ़ा दो। कौन फांसी किसको चढ़ा रहा है? अरे आराम से बैठ के बात हो रही है। अरे जो बात तूने तलखी से कही वही मोहब्बत से कह देता तो मेरा भी दिल तेरे दिल के साथ खुश हो जाता। ओके हमें आपकी बात से कोई एतराज नहीं है। ये तलखियां क्यों? अरे छोड़िए, एक सेकंड, अरे छोड़िए नहीं, केवल जूही सिंह वो गन्ना जूही सिंह गो अहेड। से निकाल कर ओके जूही सिंह गो अहेड। दोनों शांत। जूही सिंह जी बोलिए, समाधान कैसे निकले? जी, पुरी जी बोलिए बस। ओके थैंक यू पुरी जी। यस जूही सिंह जी गो अहेड। ब्रजेश जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल अधिकार बनाना पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट गई है, क्रय केंद्र खुल नहीं रहे, किसान इस बात को जानते हैं। आपके कहने से कि हमने बाजार खोल दिया है, किसान के लिए हमने एक रिफॉर्म इनिशिएट किया है, किसान उस सुधार को नहीं चाहता है। आप हमारा भला मत कीजिए। हमारी आय दोगुनी करने के लिए आपने कहा था, उसके लिए आपने क्या कदम लिए? डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ता जा रहा है, दाम मिल नहीं रहे हैं, सस्ता कर्ज मिल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ज्यादा ले लेती है किसान से, मिलता कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और अगर किसान से बात करना चाहते हैं तो किसान की मांगे मांगनी पड़ेगी। ओके सुरेंद्र राजपूत और सस्ते मध्यम वर्ग की चिंता ये है, किसानों की चिंता ये है, जमाखोरी में दूसरा कानून है जिसमें असीमित भंडारण। थैंक यू। मंडियां खत्म करने के लिए एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी में आप डिबेट करके आए। केवल सुरेंद्र राजपूत के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, असीमित भंडारण ये जो दूसरा कानून है ये ज्यादा खतरनाक है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत भारी मुसीबत का सबब बन सकता है। तब तो बाजार कुछ कारपोरेट कंट्रोल करेंगे ना। हमारे समय खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हो सकता है, महंगी दरों पर बिक सकता है, और सरकार बोलेगी कब? जब असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होगी। छोटी छोटी तीन जी सही है ब्रजेश भाई, मैं छोटी छोटी 3-4 चीजें रखता हूं, आप देख करके और सुन करके चौंक जाएंगे। अभी अमित जी कह रहे थे कि हम वो लोखोवाल जो किसान नेता है उनको उद्धृत कर रहे थे। अरे भाई, लोखोवाल जी को उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। आप एमएसपी को लीगल कानून बना करके पब्लिक के सामने रख दो, आधे किसान अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अमित जी प्लीज। नंबर 2, मैं आपको एक रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूं। सीएसीपी में पिछले 6 साल से जो एमएसपी को निर्धारित करने की कमेटी है, उसमें पिछले 6 साल से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उसमें 2 किसानों के मेंबर होते हैं ब्रजेश जी। आज तक एक भी मेंबर नहीं रखा इन्होंने, एक भी मेंबर। नंबर 3, किसान आयोग का गठन नहीं किया आपने। ये इंपॉर्टेंट बात है सर, अगर आप चाहेंगे तो मैं चुप हो जाता हूं। नहीं आप बोले प्लीज। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। प्लीज गो अहेड। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं कि सीएसीपी में जो सरकार 2 किसान के मेंबर नहीं रख सकती, वो किसानों को भला कैसे करेगी? तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है वो ये है कि जो असीमित अधिकार दिए हैं भंडारण के, उन भंडारण के अधिकार तो सिर्फ आप अपने दोस्तों को लिए दिए हैं, अडानी और अंबानी के लिए दिए हैं। असीमित भंडारण में तो आप सरकार को बंधक बना लेंगे, किसान को बंधक बना लेंगे, और कहीं ना कहीं चौधरी पुष्पेंद्र जी, थैंक यू। चौधरी पुष्पेंद्र जी को स्क्रीन पर लाया जाए। पुष्पेंद्र जी, एमएसपी के कानून तो ठीक है, किसानों की एक समस्या है, उस पर सरकार बात करे, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के या हम जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए समक्ष समस्या ये होगी कि जब कोई असीमित भंडारण कर लेगा और कीमतें वो नियंत्रित करेगा, सरकार असाधारण परिस्थिति में ही केवल इंटरवीन कर सकती है, तो ये देश में एक नई तरह की समस्या और महंगाई को उत्पन्न कर सकता है। क्या हम भविष्य की इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, असीमित भंडारण वाली जो बात है, मैं आपको थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ। 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना था, उस वक्त हम शॉर्टेज की पोजीशन में थे।
हम लोग PL 480 स्कीम और उस तरीके से इंपोर्ट करते थे। आज हमारे पास भंडार भरे पड़े हैं। ये भी हमें देखना पड़ेगा। 30 करोड़ टन का हमारे यहाँ देश में जो है खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है हमें कंट्रोल रखने पड़ेंगे। ये आशंका भी निराधार नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे दालें हैं, 3 साल पहले 200 रुपए तक पहुंच गई थी, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होती है। मेरी चिंता इसलिए है क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान में आप देखिए वहां आटा और ब्रेड की कीमतें 4-4 गुना बढ़ चुकी हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है क्योंकि कीमतें देने का जो नौकरी पेशा या जिसके पास पैसे वो तो ले लेगा, गरीब आदमी कहां से पाएगा। यही मैं बात कहने जा रहा था कि भाई इसमें चेक्स एंड बैलेंस आपको रखने पड़ेंगे। लेकिन MSP की जो बात कही जा रही है कि मिनिमम MSP की गारंटी आप दीजिए, इसके ऊपर जो है किसान का लगभग 70-80% का वेटेज इसी क्वेश्चन का है। और मैं आदरणीय अमित पुरी जी से भी कह दूं कि भैया देखो, आपने किसानों के ऊपर पानी डाला, किसान झेल गए, लेकिन जब किसान का ठंडा पानी शेर के ऊपर पड़ता है तो वो भीगी बिल्ली बन के कोने में बैठ जाता है। वो स्थिति आपकी ना हो, तो इस काम को कर दो, खत्म कर दो इस आंदोलन को, लंबा चलना आपके हित में नहीं है। ये आने वाले समय में असीमित भंडारण ये बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। खाद्यान्न के लिए एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। अगर कुछ कारपोरेट केवल कंट्रोल करेंगे तो फिर स्थितियां तो असाधारण हो सकती है ना। ये वो तय करेंगे कि गेहूं किस रेट पे मार्केट में बिकेगा, चावल किस रेट पे बिकेगा, दालें किस रेट पे बिकेंगी। ब्रिजेश जी, समस्या तो ऑलरेडी सामने दिखाई पड़ने लगी है। मैंने पिछली बार में आपको ये कहा था कि आप बहुत छोटे से 2 कैलकुलेशन कर लीजिए कि जिस दाम पर किसान पहले फसल बेचता था, आज उसको उसका आधा भी नहीं मिल रहा है मंडियों में। डिबेट में बड़े बड़े दावे करना अलग बात है, झूठ बोलना अलग बात है, और फॉल्स क्लेम करना अलग बात है, लेकिन जाइए तो हमें आपको महंगा मिलता है। हालात ये है ये तीनों कानून दिल्ली में नोटिफाई हुए कि नहीं? ये तीनों कानून दिल्ली में 23 नवंबर 2020 को नोटिफाई हुए कि नहीं? बोलने दीजिए पुरी जी। जब ये ठीक बेचने वाला जो है उसको आधा मिल रहा है, खरीदने वाले को दुगने प्राइस मिल रहे हैं। आज ही मैंने घर में पूछा था कि आलू, प्याज, टमाटर इन सब के क्या रेट है, तो जो खरीदता है उसने बताया कि जो रेट बताया वो सुन के मैं चौंक गया कि भाई कितने दिन से खरीद रहे हो? लगभग 2-3 महीने से इतने पे स्थिर चल रहे, 50, 60, 70 रुपए। जब खरीदने वाला डबल दे रहा है, बेचने वाले को आधा मिल रहा है, तो बीच का पैसा कहां जा रहा है? जाहिर सी बात है, जहां पर जा रहा है वही आदमी इस सारे प्लान को 2 रुपए किलो बेचने को मजबूर है। तो यही सारा जो देता है किसान, जिस आदमी की जेब में ये बीच का पैसा जा रहा है, वही इस सारे फसाद की जड़ है। उसी के दलाल, उसी के हाथ में खा रहा है पैसा, वो है दलाल। अब जो आप कह रहे थे बिचौलिया, तो बिचौलिया इस समय सरकार और हम नहीं, बिचौलिया सरकार काम कर रही है। जो जिसको फायदा मिल रहा है वो बिचौलिया नहीं है, सरकार बिचौलिया है किसान और हमारे बीच में, जो कि ये सारे मुनाफे को बीच से निकालकर अपने सेठों तक पहुंचा रही है। और जिसका हरनाम सिंह देखो रेट मार्केट में वही 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, इसका विरोध नहीं करता है, नहीं मिलता। हरनाम सिंह, अरे भाई जी, आप हरनाम झूठ बोलने के नहीं कर पाए, झूठ बोल रहे हैं। हरनाम सिंह बोलो 2020 को ये तीनों कानून केजरीवाल सरकार ने नोटिफाई नहीं किए, नोटिफाई किए, ऑन रिकॉर्ड, थैंक यू, ओके, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं नोटिफाई। थैंक यू, ओके, यस हरनाम सिंह। पहले पुरी जी क्यों गुस्सा हो रहे हो आप? अरे नोटिफाई करने के बाद टेलीविजन में आप हरनाम को देखते ही डिस्टर्ब हो जाते हो, मैं समझ नहीं पाता हूं क्या है आप लोगों का। भाई सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है तीनों कानून, जिनका डटकर विरोध कर रहे हैं बाबू। आप आम आदमी पार्टी से बात नहीं, लेकिन टेलीविजन पर दिल्ली सरकार ने नोटिफाई आवाज केवल हरनाम बोलेंगे। हरनाम बोलिए। अमित पुरी जी, आपकी पूरी पार्टी का इलाज होगा, जब तक इलाज नहीं होगा हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन का एक कोर्स है 40 दिन का। वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी बताया करते थे, जब लाल किले पे आंदोलन हुआ था तो 40 दिन हुआ था, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी आए थे, और ये 44 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पे आएंगे। अभी ऐसे इनके समझ में नहीं आएगा कि ये किसान इसको, अभी तो आपको डांट रहे हैं, ये इसको राजनीतिक आपको डांट रहे हैं, किसको डांटा? बात हो रही है आप पार्टी की, आप बीच में बोल रहे हो। मैंने तो इतना कहा, किसानों के मुद्दे पे तो मैंने बात कही नहीं, मैं तो आप पार्टी के नोटिफाई करने को कह रहा था। हाँ नहीं, बोलिए हरनाम सिंह। अमित पुरी जी, जरा भैया आप जाके अभी यहां से जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फोन लगाना और उनसे कह देना
कि ये बिना बिल चौथा कानून एमएसपी बिना बनाए काम चलेगा नहीं। वो तो आपके प्रतिनिधियों ने Thank you. बता दिया कि बहुत वार्ता बहुत सरकार शुक्रिया। कर चुकी। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका भी बहुत कानून बनाने बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहनों भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड नाइट।